नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। बैटल ऑफ बंगाल में वाकई खेला हो रहा है, ऐसा खेला जिसे राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से डिकोड करने में लगे हुए हैं। सियासी पार्टियां लगातार एक दूसरे का विकेट उखाड़ने के लिए बाउंसर फेंक रही हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी तो इसे सियासी प्रयोग और संयोग के चश्मे से देखा जाने लगा। विरोधियों को लग रहा है कि अब जब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी वोट मांगने जाएंगी तो उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकता है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि चुनावी राजनीति में सिर्फ हार और जीत होती है, सांत्वना पुरस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसे में बीजेपी महारथी सूबे में कमल खिलाने के लिए ममता बनर्जी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी के सामने आंदोलनकारी किसानों ने नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठने वाले किसान नेता अब कोलकाता और नंदीग्राम में पंचायत कर रहे हैं। हलधरों से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें एमएसपी मिला। मकसद साफ है, बैटल ऑफ बंगाल में किसानों के निशाने पर कौन है। आज बंगाल में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है और राजनेता लोगों के मिजाज को समझने की कोशिशों में जुटे हैं। पिछले हफ्ते इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आईसीएस की नौकरी छोड़कर सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे और कैसे वैचारिक मतभेद होने के बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भारत धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ रहा था तब बंगाल में किस तरह की सियासी हलचल हो रही थी, बंगाल की जमीन पर क्यों खून बहाया जा रहा था। साथ ही आपको यह भी समझाऊंगी कि बंगाल के एक और बंटवारे की भूमिका कैसे तैयार हुई। अंग्रेजों को चकमा देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से पहले रूस और फिर जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसमें 85,000 से अधिक फौजी थे। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों से लड़ते हुए मणिपुर के इंफाल तक पहुंच गई, लेकिन 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में नेताजी की मौत की खबर के बाद आजाद हिंद फौज ने समर्पण कर दिया। बंगाल की जमीन पर एक ओर आजादी की लड़ाई जारी थी, दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रही थी। मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम लीग के लिए जिस अलग मुल्क का खाका खींचा था, उसमें बंगाल का जिक्र नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्लान में बंगाल कैसे शामिल हो गया। बंगाल के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए मुस्लिम लीग को पूरी संभावना दिख रही थी। बात 1937 की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक बंगाल में प्रांतीय चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस दौर तक बंगाल की राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एंट्री हो चुकी थी। 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इलेक्ट हुए और उनका गवर्नमेंट फॉर्मेशन से कोई रोल नहीं था, उनका कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कोई रोल नहीं था, इन द सेंस कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड नहीं थे। संयुक्त बंगाल की 250 सीटों में से कांग्रेस को 54, निर्दलीय मुस्लिमों को 42,
बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग को 40, निर्दलीय हिंदुओं को 37, कृषक प्रजा पार्टी को 35, अन्य को 32, त्रिपुरा कृषक पार्टी को 5, राष्ट्रवादी को 3, हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी, लेकिन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर के इशारे पर अब्दुल कासिम फजलुल हक और मुस्लिम लीग के बीच सरकार बनाने के लिए समझौता हुआ। फजलुल हक बंगाल के पहले प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री बने। उस दौर में बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का रवैया थोड़ा ढुलमुल वाला था। कृषक प्रजा पार्टी का AK फजलुल हक उनका गवर्नमेंट बना मुस्लिम लीग के समर्थन से। अब ये कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक का ये कोई कम्युनल पार्टी नहीं था मुस्लिम लीग जैसा, क्योंकि इन लोगों का मुद्दा था किसानों का मुद्दा और इन लोगों ने जमींदारों को खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य हो सकते थे। बंगाल में सांप्रदायिक गोलबंदी की कोशिशों को सुभाष चंद्र बोस ने भांप लिया और उन्होंने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही एक प्रस्ताव पारित कराकर कांग्रेस के संविधान में संशोधन करवाया। इसके तहत हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की निर्वाचित समितियों में चुने जाने पर रोक लगा दी गई। तब बंगाल में खास तौर से 4 पार्टियां ज्यादा सक्रिय थीं: कांग्रेस, बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा। बंगाल के सामाजिक समीकरणों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को सियासी जमीन तैयार करने का मौका मिल गया। बदले माहौल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन सरकार की नीतियों का प्रचंड विरोध शुरू कर दिया। प्रीमियर फजलुल हक के उदार रुख से नाराज होकर मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में अंग्रेजों की साजिश नाकाम करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, जिसे श्यामा हक कैबिनेट का नाम दिया गया। उनको नजर आया कि ये जो श्यामा प्रसाद, इस जो मुस्लिम लीग के साथ कृषक प्रजा पार्टी का एक दूरी बन चुका है, इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फजलुल हक गवर्नमेंट को सपोर्ट दे दिया, बचा दिया। जब मुस्लिम लीग ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपोर्ट से ये फजलुल हक का गवर्नमेंट फिर बन गया। बंगाल के सामाजिक समीकरण और अंग्रेजों की साजिश ने हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए जमीन तैयार कर दी। आजादी से पहले ही बंगाल की जमीन पर हिंदू मुस्लिम राजनीति पूरे उफान पर थी। 30 जनवरी 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक में छपे संपादकीय में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, असली हिंदू महासभा से हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन राजनीतिक हिंदू महासभा जो बंगाल के सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस की जगह लेना चाहती है और इसके लिए उसने हमारे खिलाफ जो आक्रामक रवैया अपनाया है, संघर्ष तो होना ही है। ये संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है। धार्मिक आधार पर राजनीति करना सुभाष बाबू के लिए राष्ट्रद्रोह जैसा था। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नेताजी का डॉक्टर मुखर्जी से टकराव जग जाहिर था। सुभाष बाबू ने 12 मई 1940 को बंगाल के झारग्राम में एक भाषण दिया था, जो 14 मई को आनंद बाजार पत्रिका में छपा। हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंकें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। सुभाष बाबू ने हथियारों के दम पर भारत को आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तान से जर्मनी और रूस होते हुए जापान पहुंच गए। इससे बंगाल में एक तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा हुई, जिसका बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने जमकर फायदा उठाने की कोशिश की। बात 1944 की है। कलकत्ता कॉरपोरेशन की 85 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से नॉन ऑफिशियल कांग्रेस बोस ग्रुप को 17 सीटें मिली। हिंदू महासभा ने 11 सीटें जीती। मुस्लिम लीग के खाते में 17 सीटें आई। मारवाड़ी कारोबारी आनंदीलाल पोद्दार मुस्लिम लीग और बोस ग्रुप के समर्थन से मेयर की कुर्सी पर बैठे। कलकत्ता कॉरपोरेशन के नतीजों ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के हौसले बुलंद कर दिए। 1946
कि बंगाल प्रोविंशियल इलेक्शन में 250 सीटों में से मुस्लिम लीग को 113 पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 86 सीटें आईं। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हुसैन शहीद सुहरावर्दी बंगाल के प्रीमियर की कुर्सी पर बैठे। आजादी का आंदोलन भी अपने चरम पर था। सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कैबिनेट मिशन योजना तैयार की। कांग्रेस समस्त भारत चाहती थी तो मुस्लिम लीग बंटवारा। जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग मुल्क पाकिस्तान बने, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। ऐसे में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसे नाम दिया डायरेक्ट एक्शन। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. मोहम्मद अली जिन्ना को अलग पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता में मार काट मची थी। खून के प्यासे दंगाई सिटी ऑफ जॉय को सिटी ऑफ सौरों में बदलने पर आमादा थे। अलग पाकिस्तान की मांग पर अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर ना पुलिस थी ना सेना। दंगाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था। तब बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे जिन्ना के खासम खास हुसैन शहीद सुहरावर्दी। डायरेक्ट एक्शन डे तो सुहरावर्दी जो था तभी कलकत्ता जो रूल करते थे, उनका और जिन्ना का एक साथ जो है हैंडीवर्क है। और ये स्टार्ट हुआ लेकिन बांग्लादेश से। नोआखाली राइट जो हुआ था उसके पहले, दैट स्टार्टेड इन बांग्लादेश। और ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा जो है अक्टूबर 11 को उस दिन स्टार्ट हुआ था ये नोआखाली राइट्स। 16 अगस्त 1946 को सुहरावर्दी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। कलकत्ता की सड़कों पर 72 घंटे तक कत्लेआम हुए। हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड मुस्लिम लीग की थी। तब उन्होंने कहा, जो मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया कॉलिंग फॉर डायरेक्ट एक्शन पूरे हिंदुस्तान में। डायरेक्ट एक्शन का मतलब कि हम लोग अपने सड़कों पे आके हम लोग उस पर एक्शन करेंगे। आइडिया ये था कि या तो हम हिंदुस्तान को डिवाइड करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स अलग अलग जगह मोबिलाइज हुए 16 अगस्त 1946 में, तो तब जाके कलकत्ता में खासतौर से बहुत भयानक कम्युनल क्लैशेस हुए और एक सप्ताह तक चलता रहा। मुस्लिम लीग हिंदू बहुल कलकत्ता और उनके आसपास के कुछ जिलों को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। ऐसे में एक सोच ये भी थी कि हिंसा से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर कलकत्ता में मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सकती है। उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हिंदुओं के साथ खड़े हो गए। कलकत्ता दंगों के बाद नौआखली तथा टिपरा में भीषण दंगे शुरू हुए। पूर्वी बंगाल से भागकर करीब 10 लाख हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शरण ली। इस दौर में डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के हिंदुओं की आवाज जोर शोर से बुलंद की और इस मुद्दे पर लोगों को एकजुट करना शुरू किया। बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांप्रदायिकता थी और उसी मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण लगातार हिंदुओं पर हिंसा की घटना हुई, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं, जिन्ना का। इसमें हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई। उस वक्त कांग्रेस की ढुलमुल नीति रहती थी और उस ढुलमुल नीति के कारण हिंदुओं को सबसे अधिक संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन आरएसएस ने कभी भी सांप्रदायिकता को मुद्दा नहीं बनाया। वहाँ के हिंदुओं में आरएसएस के प्रति भावनात्मक एकता तो रही है।
डॉक्टर मुखर्जी ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को समझाया कि हिंदू बंगाली पाकिस्तान में नहीं रह सकते। बंगाल के कांग्रेसियों ने भी उनका समर्थन किया। बात अप्रैल 1947 की है। मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने स्वतंत्र बंगाल का आइडिया आगे बढ़ाया, वो भी बड़ी चतुराई से। सोहरावर्दी एक ऐसा स्वतंत्र बंगाल चाहते थे जो न पाकिस्तान का हिस्सा बने न ही हिंदुस्तान का। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेताओं को सोहरावर्दी का बंगाल प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन जिन्ना ने इसका समर्थन किया। बंगाल कांग्रेस के नेता शरत चंद्र बोस और किरण शंकर रॉय को भी प्रीमियर सोहरावर्दी का बंगाल प्लान पसंद आया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र बंगाल के प्लान का कड़ा विरोध किया। जिन्ना और ख्वाजा निजामुद्दीन और ऐसे सोहरावर्दी, इन सब मुस्लिम लीग लीडर्स वो चाहते थे कि बंगाल भी पंजाब के जैसा पाकिस्तान का हिस्सा बने, और इधर जो हिंदू महासभा वो चाहते थे कि बंगाल का भी बंटवारा हो। अगर देश का बंटवारा हो रहा है तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वो पाकिस्तान में जाने दीजिए, लेकिन जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, उसको भारत में रखना पड़ेगा। उन दिनों बंगाल की आबो हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वहां के लोग अटकलें लगाने लगे कि आजादी के बाद बंगाल किधर जाएगा, हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का। 20 जून 1947 को बंगाल विधान परिषद की बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव रखे गए। पहला, बंगाल भारत का हिस्सा बने। दूसरा, बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बने। तीसरा, बंगाल स्वतंत्र मुल्क बने। लेकिन बंगाल की समस्या का विधानसभा से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। स्वतंत्र बंगाल के आइडिया को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने खारिज कर दिया। ऐसे में बंगाल के बंटवारे का रास्ता चुनना पड़ा और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय हो गई। बंटवारे के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच खून खराबा जारी था। आजादी से ठीक 5 दिन पहले भी कोलकाता दंगों की आग में जल रहा था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेकाबू हालात सिटी ऑफ जॉय में ही थे। ऐसे में खून खराबा रोकने के लिए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी पटना से सीधे कलकत्ता पहुंचे और बंगाल के तत्कालीन प्रीमियर पीसी घोष और गवर्नर सर फेडरिक बरो से मुलाकात की। उन्मादी भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन के सभी इंतजाम बौने साबित हो रहे थे। प्रशासन के मुस्लिम अफसर और कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की ओर कूच कर चुका था। चलाचली की बेला में अंग्रेज अफसर भी कलकत्ता की उन्मादी भीड़ को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी को यकीन नहीं हो रहा था कि आजादी से ठीक 5 दिन पहले हिंदुस्तान के किसी शहर की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। 10 अगस्त 1947 सुबह से ही दंगों की आग में बुरी तरह झुलसे कलकत्ता के लोग महात्मा गांधी से मिलने पहुंच रहे थे, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। मुस्लिम लगातार अपने डर का इजहार कर रहे थे। लोगों का दुख दर्द सुनकर गांधी जी की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। महात्मा गांधी तो क्लियरली पब्लिक एक्शन में बिलीव करते थे, तो कहीं भी वायलेंस होती थी तो खुद जाके पहुंच जाते थे। पीस कमेटी की राजनीति अगर हिंदुस्तान में शुरू हुई है सांप्रदायिक दंगों के समय, तो वो महात्मा गांधी ने ही किए हैं। वो अपने समर्थकों के साथ मोहल्ले मोहल्ले का दौरा करते थे, लोगों से मिलते थे और कहते थे खून खराबा इतना आप क्यों कर रहे हैं, आप लोग सदियों से साथ रहें तो आप लोग और साथ क्यों नहीं रह सकते। यही उन्होंने कलकत्ता में किया, यही उन्होंने बाद में नोआखाली में किया। कलकत्ता में हर उस शख्स से गांधी जी मिल रहे थे जो खून खराबे को खत्म करने में मददगार साबित हो सकता था। इसी कड़ी में मुस्लिम लीग नेता और बंगाल के पूर्व प्रीमियर एच.एस. सोहरावर्दी
महात्मा गांधी से मिले। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सोहरावर्दी समेत दूसरे मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी से नोआखली नहीं जाने की अपील की। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, एक शर्त पर मैं ऐसा करूंगा, आप मुझे गारंटी दें कि नोआखली में शांति बनी रहेगी, हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों के जो भी संपर्क वहां हैं उससे सुनिश्चित करें, तभी मैं वहां अपना जाना 2 दिन के लिए टाल दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उपवास पर बैठ जाऊंगा और ये मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। पूरा हिंदुस्तान आजादी के जश्न की तैयारियों में जुटा था। दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी इन सब से दूर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली आने का न्योता ठुकरा दिया था। कलकत्ता और नोआखली में जो हो रहा था उसने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। वो कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने में जुटे थे। आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के सबसे बड़े नायक गांधी जी का आशीर्वाद लेने पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ मंत्री पहुंचे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, विनम्र बनो, सत्ता से सावधान रहो, सत्ता भ्रष्ट करती है। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूमे। आजादी तो मिल गई, लेकिन कलकत्ता में हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में उन्होंने गवर्नर और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस तपस्वी ने अपना सबसे बड़ा हथियार आजमाया, उपवास पर बैठ गए। ये गांधी जी के आत्मबल और विश्वास का ही कमाल था कि कलकत्ता में हालात सामान्य होने लगे। झड़प की खबरें कम होने लगी और नोआखली शांति की ओर लौटने लगा। भड़के हिंदू और मुस्लिमों ने अपने हथियार रख दिए। बंगाल में हुए इस चमत्कार ने लॉर्ड माउंटबेटन को दंग कर दिया। जो काम हथियारों से लैस हजारों सिपाही नहीं कर पा रहे थे, वो काम महात्मा गांधी ने अकेले कर दिखाया। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पंजाब में हमारे पास 55,000 सिपाही हैं, फिर भी वहां बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारे सेना दल में मात्र 1 सिपाही है और वहां कोई दंगा नहीं हुआ। एक सेवा अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं इस एक व्यक्ति की सेना को सलाम करना चाहूंगा। ये महात्मा गांधी की विराट शख्सियत, उनके हथियार, सत्य और अहिंसा को ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय माउंटबेटन की सलामी थी, जो यहां अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने नहीं बल्कि बोरिया बिस्तर समेटने की खास जिम्मेदारी के साथ आए थे। ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा करने पर मजबूर करने में बंगाल के जमीन से उठे आंदोलन और क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी भी बंगाल में हिंदू मुस्लिमों के बीच पैदा हुई खाई को पाट कर अगले मिशन पर निकल गए। आजादी के साथ बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया। पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को गया और पश्चिमी हिस्सा भारत के पास रहा। बंटवारे की लकीर खींचने की जिम्मेदारी सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। जुलाई 1947 में हुए जनमत के बाद असम के सिलहट जिले को पूर्वी बंगाल को सौंप दिया गया। खुलना जिले में मुस्लिम आबादी 49% से अधिक थी। खुलना को भी पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान कृषि आधारित हो गया, जबकि खनिज संसाधन और कारोबार पश्चिम बंगाल में रहे। बंटवारे से एक झटके में कोलकाता की जूट फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि कपास की खेती वाले इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में भागकर शरणार्थी सरहदी इलाकों में पहुंच गए थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल में कल हम चर्चा करेंगे
पश्चिम बंगाल की शरणार्थी समस्या की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।